कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में दो टर्म और है। कल हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिनिश किया था, उसमें दो टर्म और हैं जिसका नाम है, एक है पेयर प्रोडक्शन, एक है एनिहिलेशन। तो उन दोनों टर्म को और देख लो। दो रिएक्शन है छोटी छोटी सी। कल एक पेयर प्रोडक्शन एक टर्म है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, जब किसी मेटल से गामा रे आके स्ट्राइक करती है तो टू गामा रेज कन्वर्ट हो जाती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहाँ पर -C + C इस पर चार्ज होता है, तो इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो ये है इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं E- और E+, ऐसे लिख देते हैं। ये है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एक एटम के न्यूक्लियस में जो हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चारों तरफ शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। उसके अंदर हम लोग अभी दो पढ़ते हैं, 12th में कम से कम हम लोग 5 पार्टिकल्स पढ़ लेंगे। तो 5 पार्टिकल में एक है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का नाम जो है बच्चों, ये पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा सब कुछ है, मास भी इलेक्ट्रॉन जैसा है, सब कुछ है सिवाय चार्ज के। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, तो ये है, इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, और ये भी आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। ठीक है, ये भी आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। LHS में चार्ज 0 है, RHS में माइनस और प्लस इनका सम इक्वल वैल्यू में है, साइन अपोजिट है, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये दोनों का सम 0। इस पूरी फिनोमेना का नाम पेयर प्रोडक्शन है। ये आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, और इसी प्रोसेस का जस्ट रिवर्स होता है एनिहिलेशन। तो एनिहिलेशन प्रोसेस में इसका रिवर्स लिखना है। एक लिखना है पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 गामा फोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात, ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। LHS में 0, RHS में भी 0, और ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बिलोंग करता है। तो ये दो रिएक्शन हो गई। वैसे और रिएक्शन तुमने पढ़ी हैं केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि तुमने न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ये जो पढ़ा है केमिस्ट्री में, इस साल पढ़ोगे 12th फिजिक्स में भी, उसमें भी कंजर्वेशन होता है कि अगर कोई बड़ा एटम टूटा है तो छोटे छोटे एटम जितने भी बने, न्यूक्लियर फिजन जो होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं यूजुअली 1 या 2 रिएक्शन बुक में दे रखी होती है, जबकि वो 50 वेज से ब्रेक होता है। 50 रास्ते हैं उसके, 50 अलग अलग रिएक्शन हैं। जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो राइटर्स लिख देते हैं, वही हम लोग याद करते हैं। मगर हर कहीं जो चार्ज है वो फिक्स रहता है, चार्ज का कंजर्वेशन रहता है, वो नहीं बदलता। तो वही इसमें भी आता है। तो ये 2 नए नाम थे, तो उस टर्म्स को हमें समझ लेना है। अगर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर अगर किसी को नहीं पता है पेयर प्रोडक्शन क्या है तो वो नहीं बता सकता। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसमें ये 2 हेडिंग, आर का क्या मतलब है यहाँ पे? आर नहीं है, ये है गामा, एक मिनट, ये है गामा रे। तो अरे यार, गामा रे है और ये है फोटॉन। गामा रे, गामा की टांग थोड़ी लंबी कर दो ऐसे करके, ये गामा रे है, फोटॉन। ठीक, तो ये दो नए। एनिहिलेशन का क्या मतलब होता है? एनिहिलेशन का मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो फोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई फोटॉन मेटल से टकराता है गामा रे, तब वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है।
तो गामा रे से दो पार्टिकल्स बनना एक पेयर का प्रोडक्शन है, और एक पेयर आपस में एनिहिलेट कर या आपस में मर्ज होकर न्यूट्रल हो जाना, ये जो है एनिहिलेशन प्रोसेस है। ठीक, मगर LHS RHS के चार्ज बिल्कुल सेम मिलेंगे। ठीक, और ये एक एक्सेप्शन भी है। ये एक एक्सेप्शन उसका है, जैसे केमिस्ट्री में तुम लोग जगह जगह एक्सेप्शन पढ़ते हो, ये एक एक्सेप्शन है इस बात का कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो पहले बता दिया गया, उसके बाद ये भी पाया गया, तो इसको भी इनकार नहीं कर सकते, मगर अभी इसके बारे में और ज़्यादा आएगा। इसी पर जब ज़्यादा रिसर्च की जाएगी तभी वो प्रॉब्लम हमारी दूर हो पाएगी, जो कि अभी क्या है कि E=mc² से हम लोगों ने क्या जाना कि किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को दोबारा मास में कन्वर्ट कर लेना। जैसे हम लोगों ने फ़ोन सिस्टम बनाया, तो फ़ोन पहले तो नहीं होते थे। पहले ये होता था कि 20 दिन पहले एक मैसेज भिजवाया, घोड़ों से चला जा रहा आदमी, वहाँ पहुँचा, उसको मैसेज दिया ओरली या लिखकर लेटर दिया, वहाँ से आंसर लेके वापस आया। हम लोगों ने अपने बचपन में ही देखा है कि उस वक्त भी लेटर चलते थे कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया, 8 दिन लग रहे हैं, फिर वापस आ रहा है। मगर तुम लोग जिस एज पर आए हो तो तुम लोगों ने ये दौर नहीं देखा है, तुमने देखा है फ़ोन वाला दौर। फिर फ़ोन से बढ़कर फिर वीडियो कॉल हो गया, उसी का एक एग्जाम्पल हम लोग इस पर कनेक्टेड भी हैं, तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है। तो ये एडवांसमेंट हमेशा चलता रहा। ये कैसे हुआ कि हम लोगों को एक कामयाबी ये मिली कि हमने साउंड एनर्जी को, जो साउंड की वेव्स हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर लिया। साउंड वेव है मैकेनिकल वेव, इन्हें चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। हम थोड़ा ज़्यादा अंदर लग रहा है निकल गए इसमें, चलो थोड़ी बात पूरी कर लें फिर आते हैं वापस, क्योंकि इतना टाइम नहीं देना है, बहुत छोटी सी बात थी ये। तो उसमें उन्होंने साउंड एनर्जी को क्या करा, ब्रेक करके एक ट्रांसड्यूसर नाम का डिवाइस होता है फ़ोन में, जो कि हमारी साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हज़ारों लाखों किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। उसको ये सिस्टम से ट्रांसमीटर से भेज देते हैं, रिसीवर से रिसीव करा और उन वेव को दोबारा फिर कन्वर्ट करा। जब दोबारा फिर कन्वर्ट करते हैं तो वही साउंड, वही फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वही दोबारा आ जाता है, वही इंसान बोल रहा है, उसी टोन में बोल रहा है, सब कुछ वो हो जाता है। तो एक पहली ये कामयाबी थी जो फ़ोन सिस्टम आया। फिर थोड़ा और कोशिश करी गई, यार चलो फ़ोन आ गया, क्यों ना ऐसा करें कि फ़ोटो को ट्रांसमिट कर दें। तो फ़ोटो ट्रांसमिट करना बहुत बड़ी बात थी। अब से अगर 100-200 साल पहले अगर किसी राजा को कह दिया जाता कि आगे आने वाला एक ऐसे जीव होंगे, जैसे ये मैंक हैं, सुधा हैं, सारिन हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, और तो इन लोगों का क्या होगा कि ये लोग डायरेक्टली फ़ोन पे पढ़ा करेंगे, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये लोग एक किसी डिब्बे में से देख लिया करेंगे, आपस में बातें भी कर लिया करेंगे। मगर फिर क्या करा इन्होंने, एक तस्वीर ली और उसको स्प्लिट करा, और स्प्लिट जब हुई वो, तो हर एक छोटे छोटे डॉट को उन्होंने वेव में कन्वर्ट करा, और वेव कौन सी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको सेंड कर दिया, और फिर उसको कलेक्ट करके फिर दोबारा उसको जमा किया उन वेव को, तो देखा एक तस्वीर सी बनकर आ गई, यानी फ़ोटो का ट्रांसमिशन हो गया। फिर और एडवांसमेंट करके हम लोग वीडियो कॉल पे जुड़ गए हैं। तो ये काम तो इतना हो गया, मगर अभी एक काम और बचा है। एक काम ये बचा है कि हम लोग अभी वर्चुअली मिल रहे हैं, रियली नहीं मिल रहे। अगर हम लोग ऐसा काम कर लें कि अगर E=mc² सही है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं, हमने साउंड को एनर्जी में बदल के दोबारा फिर से रिकन्वर्ट कर लिया, पिक्चर को कन्वर्ट करके वेव में दोबारा फिर से कन्वर्ट कर लिया, तो क्यों ना हम मास को कन्वर्ट करके एनर्जी में दोबारा फिर से कन्वर्ट कर लें। तो अगर ऐसा हो जाए, और आने वाले टाइम में होगा ऐसा, क्योंकि हज़ारों लाखों साइंटिस्ट इस बात पर कोशिश कर रहे हैं। देखो वेव, साउंड वेव को में कामयाबी मिल चुकी है, पिक्चर को ब्रेक करने में कामयाबी मिल गई है, डायरेक्ट वीडियो कॉल में हो गई है। तीसरा काम अब बचा है कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा डिवाइस या ऐप आए जहाँ पर हम लोग उससे कनेक्ट हों और हम लोग खुद वेव में कन्वर्ट हो जाएं, वेव में कन्वर्ट होकर हम लोग सेंड कर दिए जाएं, और सेंड करने के बाद फिर हम लोग दोबारा रीजनरेट हो जाएं। तो यहाँ पर मास के साथ ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि हो नहीं पाएगा, अभी तक लोग इस नतीजे पे पूरे पहुँच नहीं पाए हैं कि
कि जैसे हमने एक लकड़ी को बर्न किया और वो जल गई, वो एनर्जी में आ गई, E=mc² से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। मगर लकड़ी को दोबारा रीजनरेट कर लेना उस प्रोसेस से, ये अभी तक नहीं हो पाया है। जिस टाइम ये हो गया तो उस टाइम ऐसे ऐसे ऐप आएंगे जिससे कि हम लोग डायरेक्टली कुछ नंबर मिलाएंगे और गायब होकर तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएंगे। हम लोग सारे लोग एक ऐप के थ्रू एक टाइम में एक जगह जमा हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे एक बार जैसे हम लोग मीटिंग में आ पा रहे हैं, उसी तरह से हम लोग एक्चुअल में आ जाएंगे और ये काम कुछ ही टाइम के बाद हो जाएगा। अभी तक तो मुश्किल लग रहा है, मगर हमेशा के लिए मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि हम लोगों के बाद वाले एज में ऐसा पॉसिबल हो जाए, और हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये नहीं है कि हम लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये हमें नहीं पता। तो इस तरह से ये दो प्रोसेस थे, और चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन दो रिएक्शन में किया जा सकता है, जो उस बात का एक्सेप्शन है। अच्छा, तो ये अभी अंडर रिसर्च है, मगर ये दो टर्म याद रखना है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें ये लिखना है। वो बात भी अपनी जगह सही है, अभी उससे ये नहीं कहा गया कि वो गलत है। अच्छा, अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज चल रहा है, जो हम लोगों ने कल हेडिंग डाली थी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज 3। तो उसमें 2 हम लोगों ने कवर कर ली थी, दोनों छोटी थी। अब तीसरी जो है बड़ा काम की आ रही है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, और यही वो पहली प्रॉपर्टी है जहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ये। तो थर्ड प्रॉपर्टी हेडिंग डाली गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें लिखना है चार्ज on any body is always integral multiple of elementary charge। एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बात बड़ा आसान है। इसमें ये कहा गया किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो होगा प्लस माइनस एन के इक्वल। ये ई क्या है? ये ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज ये होता कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ और नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक। तो इस नेगेटिव नेचर को बस इतना बता के हटा देते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी। एन नहीं हो सकता। फ्रैक्शन 1.5 2/7 10⁻⁻⁴ एक्सेट्रा। तो फ्रैक्शन में हो सकता है, हमेशा एक होल नंबर होगा पॉजिटिव चार्ज कब आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज तब आएगा when electrons are removed from the body। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? when
इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी, इतनी सारी चीजें हैं। छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, हाँ भाई बताओ क्या, हो गया बच्चा, हटा दे। हटाएं बच्चों, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब भी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंचाए जाते हैं या ऐड करे जाते हैं तब उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बात हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे, तो वही चीज़ आज यहाँ पर होगी कि इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि वैल्यू में पूछेंगे। अच्छा, क्वांटाइजेशन का मतलब और समझ लो, जो पहली लाइन है किसी उसका मतलब ये है कि उसका टू एन का जो भी बॉडी पर चार्ज आ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन के n मल्टीपल है, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 500 हो सकती है, 8000 हो सकती है, कुछ भी होगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि 1.5 टाइम्स हो जाए, 1.5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक पूरी वैल्यू है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम लोग पैकेट लेते हैं शॉप से, बिस्किट का पैकेट अगर ले लिया तब तो हम देखेंगे बच्चों उसमें अगर हम उसे क्या 1.5 पैकेट दे दो तो वो देने के लिए हमें कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन में पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन या सेल नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि आधा पैकेट खुला हुआ कौन लेगा उससे, इसीलिए हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटाइजेशन में चलता है।
हम ब्रैकेट वहाँ से लाएंगे तो 1 2 3 4 5 ला सकते हैं, 10 ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं, 30 ला सकते हैं, 20.5 20.25 इस तरह से हम नहीं ले सकते। तो इस चीज़ को ही हम लोग एक टर्म जो देते हैं वो होता है क्वांटाइजेशन, कि हमेशा एक होल नंबर में ही ये वैल्यू मिल सकती है। और बात भी बहुत ऑब्वियस है, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या एडिशन होगा तो वहाँ पर हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में ऐड या रिमूव कर सकते हैं। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन किया, अगर हम लोग यूँ करते कि 4.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो आधा इलेक्ट्रॉन निकालने का यहाँ कोई सीन नहीं होता। ठीक, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक होल नंबर में ही होगा। तो चार्ज भी जो आएगा वो E के n मल्टीपल ही आएगा, और n यहाँ पर क्या होगा, एक होल नंबर होगा। इस चीज़ को हम क्वांटाइजेशन का नाम देते हैं। तो अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on a body if 6 electrons are removed from the body। तो अब इसमें क्या करना है कि हम लोगों को फाइंड करना है कि इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल किया गया तो किस नेचर का और कितना चार्ज आएगा बॉडी पे, ये बता। सोचो जरा क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो तुम्हें पता ही है, दुनिया का सबसे छोटा फॉर्मूला यही है, Q देकर N पूछा जा सकता है या N देकर Q पूछा जा सकता है। +9 आएगा। +9 आएगा। अच्छा 9.6 × 10⁻⁻⁷। हाँ 9.6 × 10⁻। तो Q = NE में सही है। N की वैल्यू तुमने 6 लगा दी, E की वैल्यू तुम्हें बचपन से पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। अच्छा भाई, तो अब तुमने यहाँ पर देखा तो 9.6 आ गया × 10⁻⁻⁹ कूलाम यूनिट हो गई, चार्ज आ गया। और कैसा आया, पॉजिटिव नेचर का आया। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव किए गए हैं। अगर ऐड किए जाते तो इतना ही नेगेटिव नेचर का आ जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव का, लिख लो कि इफ अ बॉडी हैज if a body has 3 × 10⁵ electrons extra over it, find the nature and magnitude of the charge। तो ये भी इसी तरह से फाइंड करो। 5.6 × 10⁻⁻⁴। 5.6। अच्छा 5.6 5.6 किस हिसाब से, Q = N 6.6 6.6 भी कैसे, 3 है × 10⁻⁵। -3 × 10⁻⁻14 कूलम। कितना, फिर से एक बार
-3 into 10 to the power -14 coulomb. अच्छा -3, चलो देखते हैं। देखो Q इक्वल टू एन ही किया तुमने। अ बॉडी हैज इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बॉडी ने, एन की वैल्यू 4.8. हाँ 4.8, तो 3 इंटू 10⁻⁵ तो n हो गया हमारा, और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4.8 तो ये आ गया और 10⁻⁻14 आया, और निगेटिव नेचर का ये। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, which of the following charge is are possible, which of the following charge is are possible? फर्स्ट है 3.2 into 10⁻⁻19, फिर है 4.7 into 10⁻⁻19, थर्ड है 6.4 into 10⁻⁻17, फोर्थ है 9.6 into 10⁻⁻19, फिफ्थ है 8, सब कूलाम में। फिर सिक्स है बच्चों, कितना था 6, 112 into 10⁻⁻21। फिर नेक्स्ट है 128 into 10⁻⁻25। एट क्वेश्चन है 144 into 10⁻+15 कूलम। अब बताओ इसमें कौन कौन से चार्ज पॉसिबल है। क्वेश्चन की लिमिटेशन क्या है, क्यू देकर एन पूछेंगे या एन देकर क्यू पूछेंगे। तो इसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करें कि हमारे सारे आंसर हमें पता लग जाए कि सही क्या है गलत क्या है। बोलो मुझे क्या करना चाहिए। हाँ भाई बताओ। चलो एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। तुम लोग फ्रैंकली बोलते नहीं है बिल्कुल, हाँ भाई बेटे क्यू इक्वल टू एन में एन फाइंड करेंगे। इसमें चार्ज तो दे रखा है तो एन इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ई। तो ये देख लिया हमने, क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 है, ई की वैल्यू बचपन से पता है हमें ये होती है। अच्छा तो अब हमने इसको यहाँ से कैंसिल किया, 2 आ गया और -19 है, ये कैंसिल हुआ। n की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 2 होना पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है, ये चार्ज पॉसिबल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू यही सॉल्व करके 2.5 आती
तब हम कहते हैं कि नहीं, 4 से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सेकंड वाला नहीं है पॉसिबल। थर्ड वाला भी नहीं है। अच्छा, थर्ड वाला भी नहीं है। अच्छा चलो, थर्ड वाला भी नहीं है। फोर्थ वाला है सर। फोर्थ वाला है, अच्छा भाई। और सिक्स्थ वाला भी है सर। फिफ्थ वाला भी है। फिफ्थ वाला भी है, अच्छा। और नहीं, फिफ्थ वाला नहीं, फिफ्थ वाला नहीं है। फिफ्थ वाला नहीं है, एक के हिसाब से नहीं है, एक के हिसाब से है। ठीक, भैया सिक्स्थ वाला भी है। सिक्स्थ वाला है पॉसिबल, ठीक है। और सेवंथ वाला, आराम से सोचो, समझो, ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं। सेवेंथ भी है भैया। सेवेंथ भी है, अच्छा। ए रोहित, तू सॉल्व भी कर रहे हो कहीं अंदाजा लगा? हाँ, फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला है, अच्छा। है की संख्या बढ़ रही है, एक बचा है, फिर हम करते हैं इसको। साहिब, तुम्हारा क्या जवाब आया? शिवांगी, लड़की बोलती क्यों नहीं हो? ये भी है भैया, एट्थ वाला भी है। 8 वाला भी है, चलो भाई 8 वाला भी है। देखते हैं, फर्स्ट वाला तो यहाँ है। सेकंड वाला अगर देखा जाए तो n = q अपान e में 4.7 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपान 10 की पावर -19 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3.9, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। सही बात थी। ये वाला अगर करें तो n की वैल्यू q अपान ई, q बोले तो 6.4 अपान 1.6 10 की पावर -17 10 की पावर -19। तो यहाँ तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर 10 की पावर -2 बचेगा, ऊपर आके पॉजिटिव आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2। तो ये वाला तो बिल्कुल हो जाएगा, इसमें क्या शक है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब इधर आते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो गया। कैसे है ये बात देख लो। 9.6 इंटू 10 की पावर -19 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये कैंसिल हो गए और ये 6 आ गया। n की वैल्यू 6 बिल्कुल हो सकती है। 8 वाला देखिएगा, 8 की शक्ल अजीब सी लग रही। 8 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और यहाँ से 0 बढ़ गया, यहाँ से 5 आ गया, ये ऊपर आके पॉजिटिव 5 इंटू 10 की पावर +19 बिल्कुल पॉसिबल है। 5 के आगे कितने 0 लगाना है? 19 0 लगाना है। इतनी बड़ी संख्या तो हो सकती है, 1 मोल से तो छोटी वैल्यू है ये। अब फिर यहाँ पर आए 6 वाले में। 6 वाले में n = 1112 इंटू 10 की पावर -21 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से एक 0 उधर पड़ गया है, ठीक है। तो नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है वाला। तो 7 इंटू 10 की पावर -1। देख लो, पावर जो है यहाँ 20 बची और ये ऊपर आकर प्लस का 19 हुआ, -20 है प्लस 19 है, यानी 0.7 आएगा। और 0.7 होना तो संभव नहीं है, 0.7 नहीं हो पाएगा। 7 होता, 70 होता, 7000 होता, सब हो जाता। यहाँ पर आएंगे 128 वाले में, तो n = 128 और 25 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक टाइम तो यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये कितना नहीं है होगा? पॉसिबल सर। तो 8 इंटू 10 की पावर देख लो जरा, ये तो होगी 24 माइनस की और 19 ऊपर आके हुआ पॉजिटिव, तो 24 95 बच रहा है नेगेटिव।
तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 इंटू 10⁻⁻4 का मतलब क्या हुआ, 0.0008। इतना सा कहाँ इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा ना। और लास्ट वाले को क्या कहोगे, लास्ट वाला है 144, n की वैल्यू Q/E है, 144 इंटू 10⁻15 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो 10 तो यहाँ आ गया बच्चों, 9 इधर आ गया, और यहाँ होता है 16 और 19 ये आ रहा है बच्चों को, तो 19 ऊपर आके पॉजिटिव, तो 19 इंटू 10⁻, पॉजिटिव का 35 बिल्कुल हो सकता है, 1 मोल से ज़्यादा वैल्यू है। ठीक, हटाओ, अब और बड़े हो गए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छापना नहीं, इसके लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं, वो तुमसे निकलवाना थे, इसलिए निकाल के बता दी। कुछ बच्चे बोल नहीं रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने करा नहीं करा, तो इसलिए जल्दी जल्दी दिखा दिया, इसे अपने आप करना है सबको। अच्छा, तो फिर और आगे चले बच्चों, उन्होंने कुछ हमसे एटम के बारे में पूछ लिया है कि एटम के बारे में बताओ कि एक एटम के ऊपर मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है। तो चलो उस वाले क्वेश्चन को भी देखा जाए। जैसे एक ये पूछ लिया कि एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि विच इज बिगर, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर 1 कूलम। तो लिख ही देते हैं, which is bigger, charge of 1 coulomb or charge of electron। how many, इसी का सेकंड पार्ट है, how many electrons are in 1 coulomb charge। तो अब देखो जरा इसमें क्या करते हैं। सोचो, इतना सोचने का इसमें जरूरत क्या है, बहुत छोटी सी बात है। क्या सोचने लग गए बच्चों? रोहित सोच रहा है अब क्या करा जाए। और शिवांगी सोच रही है मैं तो नहीं आई हूँ, मुझे क्या पता कि वो कौन सा बड़ा है 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन। सारे सोच रहा है पहले तो ये क्वेश्चन कराया नहीं था, इसलिए इसका तो बता पाना मुश्किल है। मैं तुम्हारा सोचना क्या है बताओ। तो देखो, अच्छा, एक तरफ लिखा है 1 कूलम्ब, एक तरफ लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो तुम्हें इसमें नहीं पता लग पा रहा है कौन बड़ा है? 1 कूलम्ब ऑब्वियसली बड़ा ही, बहुत छोटी वैल्यू है 10⁻⁻19। जरा सोचो तो, इस 19 को यहाँ से हटाते हैं तो 10⁻19 मतलब यहाँ पर 19 जीरो लगाते चले जाओ, बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो इसका आंसर हुआ आपकी 1 कूलम्ब इज बिगर।
देन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 1 कूलाम में, तो n निकालने के लिए Q/E, Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर 5.1 इंटू 10 की पावर 19 आ रहा है। कितना 5.1 इंटू 10 की पावर 5.1। क्यों? यहाँ से एक जीरो यहाँ बढ़ाया हमने, ये हो गया। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो 0.9 पॉइंट लगा के जीरो बार आ गया, तो यहाँ पर 6 आ गया, 6 आ गया। फिर बचता है 440 होता है, 2 आ गया, 2 होता है, बचता है 8, 5 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव का 19, ये आ गया। तो इसको हम 6.25 इंटू 10 की पावर क्या कह सकते हैं, 18 इतने इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। देखो फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखो, हमें कैलकुलेट करना है पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन है कैलकुलेट पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन तो क्या करें, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और 18 है इसका मास नंबर, तो इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है वो बताना है। सोचो, क्या करें इसके लिए बताओ। घोर सन्नाटा, क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो। अब तो बड़े हो गए, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने। भाई न्यूक्लियस इस तरह से तो होता है, यहाँ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस ये क्या है, एटॉमिक नंबर, इसी को हम Z कहते हैं। ये होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो इसमें 9 है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से तो पाया जाएगा। प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो जो कि प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। कितना होगा पॉजिटिव, Ne, n की वैल्यू क्या रखना है 9, E की वैल्यू हमें 1.44 हाँ 1, वैसे तो ये तो तुम्हारा आया 14.4 आया इंटू 10 की पावर माइनस का 19 आ गया। बाकी का तो शिफ्ट कर लो उसको, इतने कूलाम। अब चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन पर, लास्ट लेवल के क्वेश्चन। लास्ट लेवल के क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, सोचा Q इक्वल टू N तो छोटी चीज़ है, बच्चे लोग बता ही देंगे। हालांकि ये भी क्वेश्चन आए हैं, कम मार्क्स में आए, 1 मार्क्स में। सोचा थोड़ा और उनको उलझाया जाए बच्चों को, तो इसमें उलझाने के लिए उनको क्या मिल सकता है, इनको मिला मोल कंसेप्ट। तो उन्होंने मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज़ कर लिया उलझाने के लिए। तो चलो उसको भी कर डालते हैं। तो देखो, हटा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोल कंसेप्ट में उन्होंने ये कहा, जैसे
मोल को तो हम लोग जानते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का उन्होंने दे रखा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 56 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन क्या होता है? N-3 होता है और गिवन कुछ वैल्यू दे रखा है, नाइट्रोजन का 714 दे रखा है। इससे हमें पहले पता लगना चाहिए कि नाइट्राइड आयन मोल में कितने मोल है। अगर मोल पता लग गया तब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो हम लोग करते हैं इसको। तो मोल कंसेप्ट पूरा बताने का दिल चाह रहा है, मगर मोल कंसेप्ट में 2-4 दिन लग जाएंगे। तो इतना तुमने केमिस्ट्री में सीख ही लिया होगा, यही मान के चलते हैं। अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दें तो 1 मोल होता है। या यूँ तुमने फॉर्मूला देखा होगा कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। एटॉमिक मास तब जब एटम है, मोलर मास तब जब ये पूरा मॉलिक्यूल है। तो ये जो होगा, कितना मास दे रखा है हम लोगों को? 56। एटॉमिक मास कितना है? 14। ठीक, 4 मोल आ जाता है। 1 मोल में सारे लोग जानते हैं कितनी वैल्यू होती है। तो 1 मोल आसान करके लिखते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन हैज कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और N-3 आयन नाइट्राइड आयन। तो इसका मतलब है 4 मोल में कितने होंगे? 4 मोल में होंगे 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्राइड आयन। ठीक है, तो इतने सारे नाइट्राइड आयन मिलेंगे। सही है। अब तुम बताओ एक नाइट्राइड पर कितना चार्ज है? -3। तो इतने सारे नाइट्राइड आयन का नेगेटिव चार्ज कितना बन गया? जैसे एक रूम में 3 चेयर पड़ी हुई हैं, इतने सारे रूम अगर हैं तो उस पर चेयर कितनी होगी? इस वैल्यू का 3 टाइम्स। इसी तरह से एक नाइट्राइड आयन पर -3 चार्ज है, -1 -1 -1। 3 चार्ज एक नाइट्रोजन के ऊपर या एक नाइट्राइड आयन के ऊपर हैं। तो इतने सारे नाइट्राइड आयन हैं तो चार्ज की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? n कितना निकल कर आ गया? n निकल कर आ गया इस वैल्यू का 3 टाइम्स। ये n आ गया। जैसे ही n मिला तो q = n ही रख दिया। चलो रखते हैं। n की वैल्यू क्या है? पूरा ये वैल्यू 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा, और इंटू 3 भी करना है क्योंकि जितने नाइट्राइड आयन हैं उसका 3 गुना नेगेटिव चार्ज है। और अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बस इतना, बस मल्टीप्लाई कर लो, आगे लिख देना कूला। ठीक, मल्टीप्लाई अभी करने की जरूरत नहीं, फिर कर लेना। ये प्रोसेस है, ये तो हमने बताया। अब इस जैसे 1-2 क्वेश्चन तुम करके बता दो ताकि बात पक्की हो जाए कि बात तुम तक पहुंच चुकी है। सर एक और बता दीजिए। इंटू 3 से किया। इंटू सर एक और बार बता दीजिए कि इंटू 3 से किया। हाँ बिल्कुल। देखो नेगेटिव चार्ज निकालना है, जरा समझो इस बात को। नेगेटिव चार्ज निकालना है। मान लो कि अगर ये होता हमारा F- फ्लोरीन माइनस होता और हमारे पास 10 है फ्लोरीन माइनस। तुमसे पूछा जाए चार्ज, नेगेटिव चार्ज बता दो कितना,
तो एक फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो 10 फ्लोरीन पे 10 नेगेटिव चार्ज हो गए, तो n की वैल्यू इसमें सिंपली 10 आ जा रही है। और Q निकालने के लिए हमें क्या करना है, n को E से इंटू करना है। Q निकालने के लिए n को E से इंटू करना है, तो 10 ये रखा, E की वैल्यू लगती है। अब अगर ये होता O-2 और हमारे पास 10 ऑक्साइड आयन है, तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितने हो गए, एक ऑक्सीजन पर -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 10 ऑक्साइड आयन पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, सोचो बताओ, बोलो 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 ना। एक ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ऐसे ही 10 ऑक्साइड आयन अगर हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे, हर एक पर 2 है, तो 10 पे कितना हो जाएगा, बोलो 20। कितना सोचने की क्या बात है, तुम्हें जो भी माइंड में आ रहा है वो बोल देना, तुम्हें लग रहा है 50-50 बोल दो, मगर बोलो, तो 20 हो गया। तो जितने, चूंकि -2 चार्ज है इसीलिए n निकालते वक्त जितनी भी ये वैल्यू है उसको हम 2 से इंटू करेंगे तो 20 का इफेक्ट देंगे। ऐसे ही नाइट्राइड आयन था तो उस पर है -3, मान लो 10 नाइट्राइड आयन है तो उस पर n कितना हो जाएगा, हर एक नाइट्राइड पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और ऐसे 10 नाइट्राइड आयन हैं तो इसका 10 × 3 मीन्स 30 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। अब क्यों निकालने के लिए Ne में n ये तो हम जानते हैं लगा दो। अगर यहीं 4 चार्ज होता तो हम 10 × 4 लिखते, इसके ऊपर 5 चार्ज होता माइनस का तो 10 × 5 लिखते। तो जितना भी चार्ज होगा, जितना भी हमारा टोटल नाइट्राइड आयन का नंबर आया है वो और उसके ऊपर चार्ज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक। चलो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, लेट हो गए काफ़ी, टू बी कंटिन्यूड।